अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो डेली बेसिस पे एडिटोरियल और ओपिनियन के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। हम दोनों के लिए अलग-अलग वीडियो बनाते हैं। एडिटोरियल के लिए अलग से वीडियो बनाई जाती है और ओपिनियन के लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप दोनों को ही सुनेंगे तो आपके आज के करंट अफेयर प्रिपेयर होंगे। दोस्तों, चलते हैं। ये 15 अगस्त का हमारा एडिटोरियल के टॉपिक्स है इस वीडियो में जो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। दोस्तों, पहला एडिटोरियल का टॉपिक है हमारा ट्रबलिंग टाइम्स के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और बड़ी क्विकली चेंजेस की है, क्योंकि अब आपको पता है हुकूमत के पास वैसे भी वोटिंग पूरी है। उसके पास 2/3 अक्सरियत आ गई है। अब कोई कानून पास करने के लिए उसे ज़्यादा जो हमारे पास इत्तेहादी हैं उनके पास भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपोजिशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो थे उनके जो मुतालबात थे, उन मुतालबात को बिल्कुल इग्नोर करके हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से यानी कि ये चेंजेस करके एंटी टेररिज्म एक्ट को पास कर दिया। अब ये एक्ट जो पास किया गया है, इस एक्ट के मुताबिक पुलिस हो या आर्मी हो, वो अब 3 मंथ के लिए जिस इंसान पे उसे शक हो उसे गिरफ्तार कर सकती है। और उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें, सिर्फ रीज़नेबल सस्पिशन या रीज़नेबल इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं कि उसके पास एक रीज़नेबल शक होना चाहिए उसे और रीज़नेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस बेस पे यानी कि एविडेंस हो या ना हो, बस शक हो उसे, तो वो 3 मंथ के लिए किसी भी बंदे को गिरफ्तार करके अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो टर्म है, ये जो हम कहते हैं कि कितनी रीज़नेबल शक होना चाहिए, इसे डिफ़ाइन तो नहीं किया गया। कितनी रीज़नेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस चीज़ को भी डिफ़ाइन नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें जब कानून में डिफ़ाइन नहीं की जाती तो हमेशा ये अपोज़िशन के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हमेशा इसका मिसयूज़ किया जाता है। क्योंकि ये चीज़ें राइटर भी बता रहा है कि क्लियरली यानी कि एक्सप्लेन नहीं की गई कि क्या मतलब है रीज़नेबल सस्पिशन का या रीज़नेबल इंफॉर्मेशन का। ये जो वैग वर्डिंग है दोस्तों, ये मिसयूज़ आसानी से हो सकती है और किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सिटीजन्स के जो राइट्स हैं या फेयर ट्रायल्स हैं, उसे अब इग्नोर किया जा सकता है। आप देखें कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं दोस्तों, या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, उनको टेररिस्ट अटैक या ये टेररिस्ट के तौर पे लेबल उन पे लगा दिया जाता है कि ये टेररिस्ट है। वो कोई भी पार्टी यानी कि जब अपोजिशन में जाती है, उस पे अगर आपने केसेस बनाने हैं, तो आप उसको टेररिस्ट यानी के तौर पे डील करना शुरू कर देते हैं। अभी भी राइटर इस आर्टिकल के अंदर पीटीआई के वर्कर्स की बात कर रहा है कि वहाँ पे आप देखें कि कुछ केसेस का फैसला हुआ। अब जो फैसले आए हैं वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों से आए हैं, जो कि यानी कि टेररिस्ट के खिलाफ फैसले देते हैं। इसका मतलब वो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, राइटर कहता है, लेकिन उनके फैसले यानी कि जो टेररिस्ट हमारे पास अदालतें हैं उसमें यानी कि सुनाए गए। दोस्तों, इवन के जो एविडेंस थे ये पॉलिटिकल वर्कर्स के दरमियान के लिए वो बहुत वीक थे और डाउटफुल थे। इसके बावजूद आप देखें कि इन लोगों के खिलाफ फैसला दिया गया। अब पीपल जो है कुछ एरिया में, वो दोस्तों राइटर ये कहता है कि टारगेट किया जाता है अपोजिशन गवर्नमेंट पॉलिसीज को। अब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी अगर वो उन्हें पसंद नहीं आती तो उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत कहती है कि ये जो पॉलिसीज हैं, आप जो हमारी पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हो, वो इसको भी टेररिस्ट का नाम देने लगती है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उससे ये नहीं चाहिए था कि वो मजीद पावर देती यानी कि इन अदारों को। उसे चाहिए था कि ये पुलिस और कोर्ट सिस्टम को मजीद इम्प्रूव करती। ये जो लॉज हैं दोस्तों, ये पार्लियामेंट का इमेज मजीद खराब करेंगी और पब्लिक फ्रीडम को मजीद डिस्टर्ब करेंगी। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है हमारा स्टेबल बट फ्रेजाइल के नाम से। दोस्तों, मोडीज की यानी कि जो मोडीज जो है उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है इकोनॉमी की, वो पहले से ज़्यादा यानी कि बताई है कि वो रेटिंग बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया गया। मतलब ये बताया गया कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब हमें बता रही है कि हमारी इकोनॉमी पहले से बेहतर होती जा रही है। रीज़न क्या इसके पीछे बताई है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो अब हमारे बढ़ गए हैं पहले की निस्बत। अब हमारा बजट जो है वो पहले की निस्बत बेहतर है। और आईएमएफ जो रिफॉर्म्स हो रही हैं दोस्तों, वो भी आप देखें उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ पहले से स्टेबल होती जा रही है। अब ये जो रेटिंग है, राइटर ये बताता है कि ये जो रेटिंग है दोस्तों, अभी भी ये रिस्की लेवल पे खड़ी हुई है। रिकवरी जो है हमारी इकोनॉमी की हो रही है वो बहुत वीक है और इजीली ब्रेक हो रही है। पाकिस्तान को अब राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कर्जे पहले की निस्बत आसानी से पे कर सकता है वापस, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। मसला क्या हमारी पॉलिटिक्स का, हमारी इकोनॉमी का, कि यहाँ पे पॉलिटिक्स और वीक गवर्नमेंट जो होती हैं, यानी कि हुकूमत आती है 5 साल अपने पूरे नहीं करती और उन्हें घर भेज दिया जाता है।
या उसकी पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है वो वीक होने की वजह से हमेशा से हमारी इकोनॉमी यानी कि डेंजर में रहती है, खतरे में रहती है। अब हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं दोस्तों वो $14 बिलियन पे इस टाइम, और वो इतने हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम 10 वीक्स के तकरीबन इंपोर्ट्स के लिए वो पैसे पे कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को अगले 2 सालों के लिए $50 बिलियन की ज़रूरत है। सो अब करना क्या चाहिए, पाकिस्तान को IMF प्लान जो है दोस्तों इसे फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो सके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत वीक है और हमारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बैड है। सो और जो ये कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है, ये एक अच्छा साइन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग जीत गए हैं। उसके लिए हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। सो दोस्तों अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि इंटरनेशनल मार्केट हमें यानी कि कम प्राइस पे हमें या सस्ते जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हमारी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। सो हमें अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबल करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ को यानी कि लॉन्ग टर्म और सेफ बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल है हमारा ग्वादर थ्रस्ट के नाम से। दोस्तों ग्वादर जो है ये हमारा सी पैक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें ग्वादर की भी अपग्रेडेशन होनी थी। ग्वादर को भी वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, वहाँ पर हॉस्पिटल बनने थे, लोगों को साफ पानी के लिए वहाँ पे प्लांट्स लगाए जाने थे। सो ग्वादर में वहाँ जो ग्वादर की बंदरगाह है वो चाइना ने अपने कब्जे में रखनी थी। सो ये जो सी पैक का पार्ट था, राइटर ये बताता है कि 10 साल गुजरने के बावजूद जो वहाँ के लोग हैं ना उनके पास पानी को पीने को इनफ यानी कि पानी है और ना इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि है तो जरूर लेकिन उसको उस क्वांटिटी में नहीं है जितनी उन्हें जरूरत है। जिसकी वजह से दोस्तों जो लोग गवादर में और मकरान में यानी कि वो जो एरिया है वहां पर लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर लोग एंग्री है कि क्यों उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। कई प्रोटेस्ट भी लोग अब वहां पे कर रहे हैं कि उन्हें जो बेसिक सर्विसेज हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोगों को प्रोवाइड की जा सके, तो वो अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके कि पीने को साफ पानी हो, एजुकेशन हो उनके लिए, हेल्थ सर्विसेज हो, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं दी जा रही। सो प्राइम मिनिस्टर ने अब एक कमेटी बनाई है ताकि जो वाटर का मसला है उसे हल किया जा सके और जो पावर प्रॉब्लम्स हैं उसे सोल्व किया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हल होना चाहिए, खासतौर पे ये जो पानी का मसला है। सो ग्वादर जो है दोस्तों ये ड्राई प्लेस है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो ओल्ड वाटर प्रोजेक्ट्स जो हम पहले प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे दोस्तों वो तो बुरी तरह नाकाम हो गए क्योंकि करप्शन की नजर हो गई। आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का वो वीक है, जिसकी वजह से करप्शन ज्यादा होती है और करप्शन की वजह से जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट भी करते हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते। सो अब राइटर कहता है अगर हुकूमत ने कोई प्रॉमिस करना है कि वो लोगों बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने जा रही है तो वो रियल प्रॉमिस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म आप कोई प्लानिंग कर लें। सो राइटर कहते हैं इस तरह के बिग प्रोजेक्ट्स का हमें कोई फायदा नहीं है कि अगर लोगों को साफ पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है, उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए दोस्तों, राइटर ये कहता है कि ये चीजें जो है अब जिस तरह से वहाँ की बलूचिस्तान की लोग वहाँ के सफर कर रहे हैं वो हमें इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा इग्नोर की जा रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे फोकस नहीं कर रही। सो बलूचिस्तान में दोस्तों हमें बेसिक सर्विस नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान ग्रो कर सके। दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल का आर्टिकल है। ओपिनियन का भी आर्टिकल मैंने अपलोड कर दिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।